तभी धीरे धीरे हमारा बिजनेस बढ़ेगा। आज बहुत कम समय में हम भारत के कोने कोने पे पहुंच चुके हैं। तो आज देखिए, वैसे भी मैं एक चीज बोलता हूं कि इस समय जरूरत है कि दार्जिलिंग नाइन के शानदार प्रोडक्ट पहुंचे हर घर में, और हर घर में हमारे प्रोडक्ट पहुंचेंगे तो हमारा सिर्फ बिजनेस नहीं बढ़ेगा। इस समय लोगों के परिवारों को न्यूट्रिशन की जरूरत है। मैं जब इंडस्ट्री की बात करता हूं तब भी मैं ये बोलता हूं न्यूट्रिशन, जैसे डागर साहब ने जब पिछला सेशन लिया था तब भी बताया था कि न्यूट्रिशन इस समय हर घर की, हर परिवार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हर परिवार में न्यूट्रिशन पहुंचना ही पहुंचना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन पहुंचेगा तभी कुछ लोगों की सेहत, कुछ लोगों की इम्यूनिटी सुधार हो सकती है। और दार्जू नहीं, ये न्यूट्रिशन में हम लोग पायोनियर हैं इस समय भारत के अंदर। जैसे लास्ट सेशन में भी बात हुई थी कि हमारे स्पाइसेस ही मेडिसिन हैं। आज बहुत सारी कंपनियां स्पाइसेस के बारे में बोलने लगी, लेकिन मुद्दा क्या है कि उनके खुद के स्पाइसेस भी वही मिलावटी या एडल्ट्रेटेड हैं, जबकि दार्जू नाइन में दामोलक की जो रेंज जो है वो आपको वर्ल्ड के बेस्ट स्पाइसेस उपलब्ध कराती है। तो अगर ऐसे प्रोडक्ट के साथ आपको बिजनेस करने का मौका मिलता है तो ये समझ लीजिए कि इससे शानदार कुछ भी नहीं है। शायद डागर सर ज्वाइन कर रहे हैं, तो अगर वो कहेंगे तो मैं फिर कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो मैं स्वागत करूंगा, क्योंकि ज्यादातर लोग उन्हें ही सुनना चाहते हैं। जी सर, नाउ आई एम बैक। जी सर। कुछ था टेक्निकल इशू, मैंने कहा उसको दूर कर लेते हैं। नहीं सर, वो पीछे का बैकग्राउंड सुंदर सा हो गया, अब बहुत अच्छा हो गया। नहीं, एकमात्र वो इशू नहीं था, वो तो एक इशू था ही। जी। जी तो आज का नए महीने का सर मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बताएं, और क्या क्या शानदार ऑफर्स हैं हमारे लिए, क्या क्या नई खुशखबरी है हमारे लिए, तो वो सब आज आप अनाउंस कर दें। चलिए सर, मेरे मुंह से खैर मोटिवेशन निकलवाना तो मुश्किल काम है, बड़ी मुश्किल से मैं मोटिवेट कर पाता हूँ लोगों को, मेरी पुरानी कमजोरी है। लेकिन हाँ, नॉलेज दी जा सकती है, चीजें करी जा सकती हैं, उसको करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, पूरा प्रयत्न करेंगे। खैर, आज मेरा जो मुद्दा है वो, जैसे मैंने कहा कि उन लोगों के लिए भी है जो पहली बार हमें सुन रहे हैं, या जो पहली बार हमारे माध्यम से नेटवर्क मार्केटिंग को जान रहे हैं या बिजनेस जान रहे हैं, क्योंकि मुझे इस टाइम पीरियड का फायदा इस चीज के लिए उठाना है कि बेहद जरूरी मुद्दे हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं। हम उस ट्रांजिशन फेज में हैं जहां पे इंडस्ट्रीज अनऑर्गेनाइज से निकल के ऑर्गेनाइज होती हैं, अपनी इंडस्ट्रीज को गौरवान्वित करती हैं। हर समय हर एक इंडस्ट्री का एक फेज होता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इस टाइम पे ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है, और ट्रांजिशन फेज ये होता है कि जब कंपनी, इंडस्ट्री का या किसी कंपनी का या परिवार का शुरुआत होता है तो इमेच्योरिटी होती है। एक नए जीवन का जब इस धरती पे, इस प्लेनेट पे जन्म होता है तो इमेच्योर्ड होता है, फिर जवानी आती है, जोश ज्यादा हो जाता है, फिर मेच्योरिटी आती है और एक व्यक्ति जिम्मेदार बनता है। नेटवर्क मार्केटिंग आज एक जिम्मेदार इंडस्ट्री बनने की तरफ आगे ग्रो कर रही है। तो मेरा टारगेट ये है कि ऐसी किसी सिचुएशन में बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो आगे बढ़ने का ख्याल ले के आ पाते हैं या फ्यूचरिस्टिक होते हैं, और वही कंपनीज और वही लोग आगे इंडस्ट्री के नैया खवैया सब बनते हैं। तो आज वो जिम्मेदारी दारुशनाइन पे है, क्योंकि बार बार हमने अपने हर एक मन से एक चीज दोहराई है कि नेटवर्क मार्केटिंग दारुशनाइन से पहले और दारुशनाइन के बाद अलग अलग तरीके से जानी जाएगी। लोग बताएंगे कि जब तक ये कंपनी नहीं आई थी तब तक ऐसा होता था, तब तक वैसा होता था, ग्लोरीफाई कहानी सुनाया जाएगा। और आज ये हर एक युग की शुरुआत है, ये हर एक इंडस्ट्री का, हर एक जगह का कल्चर है। आप ध्यान से देखिएगा तो हमारे यहाँ पे हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन 2021 में एक आम भारतीय अपने नेशनल स्पोर्ट्स की तरफ झुकाव नहीं रखता, क्रिकेट की तरफ झुकाव रखता है। हम लोगों ने बड़े बड़े हॉकी एथलीट्स दिए, बड़े प्लेयर्स दिए, ओलंपिक्स जीते, लेकिन क्रिकेट में पहले 3 वर्ल्ड कप तक, जब तक वेस्ट इंडीज 2 वर्ल्ड कप तक हावी रहा, और एक वेस्ट इंडीज जैसे बड़े चैलेंजर को हम लोगों ने
थका के, हरा के वर्ल्ड कप जब जीता, उससे पहले भारतीय क्रिकेट को देखने का एंगल पब्लिक का अलग था, उसके बाद एक एंगल अलग बन गया। कपिल देव यकीनन वो हीरो बने जो हीरो दूसरा कोई बन नहीं पाया, और एक पूरा फेस चेंज कर दिया 1983 की क्रिकेट टीम ने। आज हम बोल सकते हैं कि हम वही 1983 क्रिकेट की टीम के छोटे छोटे बिशन सिंह बेदी, कपिल देव और वो सब लोग हैं, और उसी जिम्मेदारी के भाव से हमें जीना भी होगा। आज हमारी इंडस्ट्री का, कई बार मैं बोलता हूं, बड़े आज के मैंने कहा था कि बिजनेस सेशन में वही लोग ज्वाइन करें जो सच को सुन सकें। कल मेरी किसी से बात चल रही थी तो मैंने कहा कि हमारे देश के हालात ये हैं कि जो मोरल साइंस की किताब बच्चों को माँ बाप लाके बचपन में देते हैं, वही माँ बाप एक एज के बाद उन बच्चों को बोल देते कि उस पढ़ी लिखी किताब को भूल जा, वो सत्य नहीं था, वो केवल तेरे बचपन को बहलाने का एक खिलौना मात्र था। तो अगर हम लोग जो आज सच सुन सकते हैं, वही लोग सच को आगे लेके जा सकते हैं। ज्यादातर लोगों की सच सुन के सच को इंप्लीमेंट करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। लेकिन अगर हमें आम जनमानस को, सकारात्मक जनमानस को, अपने देश की पब्लिक को, अपने देश के युवा को, और जो भी कैपेबल लोग हैं, अगर उन्हें सही दिशा दिखानी है, तो वो सही दिशा नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से मुमकिन नहीं है, वो सही नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से मुमकिन है। ये बात जानना और समझना बहुत जरूरी है कि चीज सही तरीके से दिखाने में और चीज दिखाने में बहुत अंतर है। बंदूक को दिखाने में और बंदूक एक फौजी को दिखाने में, एक टेररिस्ट को दिखाने में बहुत अंतर है। हथियार एक ही है, लेकिन दोनों को अलग अलग नजरिए से, अलग अलग प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा। अगर किसी बच्चे को आप AK-47 दिखा के ये बात बोलेंगे कि ये एक वेपन है, एक चीज है, एक औजार है, एक खिलौना है जिसका इस्तेमाल करके आप लोगों को मार सकते हैं, तो वो व्यक्ति कल को एक टेररिस्ट में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप ये बात बोलेंगे कि ये एक हथियार है, आप इसको लेके दूसरे लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं, तो वो व्यक्ति एक फौजी में कन्वर्ट हो जाएगा। चीज सेम रहेगी, लेकिन क्या हम सही तरीके से दिखा पा रहे हैं? अगर मान लीजिए मैं एक बहुत बेहतरीन हथियार को, जो बहुत लोगों की सुरक्षा कर सकता था, उसको एक लंबे समय तक ये बता के बताता रहा कि इस हथियार से आप लोगों को मार सकते हैं, और लोगों पे निर्णय छोड़ दिया कि आप किसको मारेंगे, और बहुत से टेररिस्ट उस ऑर्गेनाइजेशन से निकल गए, तो बाद में वो ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं बोल सकती कि लोगों की मानसिकता में हमारा नकारात्मक प्रभाव है। ऐसा हो सकता है, ऐसा मुमकिन है, लेकिन उसके बाद कोई व्यक्ति आएगा जो देखेगा कि ये तो कोई चैलेंज नहीं, इतनी खूबसूरत चीज की नकारात्मकता है, इसको सकारात्मकता को, इसको पॉजिटिविटी में चेंज करते हैं। ऐसी ही किसी चीज में मैं कोर मुद्दों पे आज बात करना चाहूंगा जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं, और हम भी आम आदमी का हिस्सा। मुझे कई बार बड़ा दुख होता है जब लोग बोलते हैं कि पब्लिक में सर नेटवर्क मार्केटिंग की नेगेटिविटी है। अगर पब्लिक में नेटवर्क मार्केटिंग की नेगेटिविटी है, तो जितेंद्र डागर, डॉक्टर आशीष रोहतगी, अनंत अंबेडकर, डॉक्टर अशोक, गौरव चौहान, भूपेंद्र सिंह गौड़, ये क्या एलियन है? ये क्या मंगल ग्रह के आए हुए लोग हैं? हम भी तो पब्लिक ही हैं। जितने लोग आज यहां पर हैं वो सब पब्लिक ही तो हैं। और मैं तो कई बार बोलता हूं, अगर पब्लिक में नकारात्मकता है तो पब्लिक को मेरे सामने लाइए। शायद उनको सही ताकत सही तरीके से किसी ने बताई नहीं, शायद दावों की दुकान लोग खोल के बैठ गए होंगे, इसलिए उनका आमना सामना किसी गलत चीज से हो गया। नेटवर्क मार्केटिंग कितनी खूबसूरत है, इसको तर्क के आधार पे दोहराया जा सकता है, दावों के आधार पे शायद गंदा किया जा सकता है। और पब्लिक में अगर नकारात्मकता होती तो यकीनन मैं नेटवर्क मार्केटिंग के फेवर में नहीं होता, बिकॉज आई माई सेल्फ इज पब्लिक। मैं पब्लिक हूं बॉस, मैं एक आम पब्लिक हूं, मैं नरेंद्र मोदी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग का जनक नहीं हूं, मैं खुद एक पब्लिक हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग के फेवर में है। और मेरे फेवर में होने के प्रैक्टिकल रीजंस हैं, क्योंकि मैंने तार्किक आधार पे इस बिजनेस को जाना, और उसको जान पाया तो हो पाया, दूसरे शायद तार्किक नहीं जान पाए, उनका गैर तार्किक लोगों से पहला मुलाकात हो गई। फर्स्ट इंप्रेशन जो गया हमारी इंडस्ट्री का, वो शायद गैर तार्किक लोगों से गया, और वो लोग नेगेटिव नहीं हैं, उनकी मुलाकात केवल गैर तार्किक लोगों से है। अगर अच्छे तर्क के साथ अच्छी रिप्रेजेंटेशन दी जाए, तो मैं ये मानता हूं अपने परिवार के लिए हर व्यक्ति संजीदा, और उनसे सही बात की जाएगी तो वो सही बात को सुनेंगे और समझेंगे। और आज हम सही बात का ही जिक्र करेंगे,
और इन लोगों पे फोकस मत करिएगा। अगर कोई आपके थ्रू नया आदमी आया तो आप फोकस करके उसको बात अच्छी लग रही या नहीं लग रही। हमें अपनी चीजों को रूट कोज से समझना पड़ेगा। जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम भाग्यशाली हैं कि आज वो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, आज मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे तर्क को सुने। इस टाइम कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता, हम पहचान भी नहीं सकते आपको, लेकिन हमारे तर्क को सुनिए। और अगर आपको लगे कि तर्क में बात है तो सेशन के बाद हमें बताइएगा। और सेशन के एंड में आज कुछ जबरदस्त अनाउंसमेंट्स भी रहेंगे, कुछ जबरदस्त चीजें हैं जिनको मैं अनाउंस करूंगा, और इसीलिए जल्दी जल्दी सेशन करेंगे। सबसे पहली चीज है, हमें जो समझना पड़ेगा, वी आर इनटू बिजनेस। पहली चीज समझिएगा जहां पर हम लोगों से मूल स्वरूप में गलती होती है, जब लोग आपसे पूछते हैं आप क्या करते हैं, तो लोग विभिन्न विभिन्न प्रकार के जवाब देते हैं। हम बिजनेसमैन हैं, हम बिजनेस करते हैं। लोग बोलते हैं नेटवर्क करना कोई बिजनेस नहीं होता। जी, नेटवर्क करना बिजनेस ही होता है। बिजनेस की मूल मुख्य परिभाषा क्या है? 99% लोग ये मानते हैं कि किसी पेपर पे एक संस्था का नाम लिख के उस संस्था की किसी बॉडी में आपका नाम लिख दिया जाए, यानी इफ यू आर ए लीडर विद अ टाइटल देन आप बिजनेसमैन बनते हैं। सेकेंडरी थिंग, 99.99% लोगों के दिमाग में, स्पेशली मिडिल क्लास के दिमाग में गलत फहमी है कि जो लोग ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ज्यादा अमीर बनना चाहते हैं, वही केवल बिजनेस का रास्ता चुनते हैं, जो कि मुख्यतः गलत है। मैं बड़े प्राउडली इस बात को दोहराना चाहता हूं कि हमारे देश में एक महान भारतीय हुए, महान आचार्य हुए, महान शिक्षित करने वाले, महान जिसे शिक्षक बोलते हैं वो हुए, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जी को लिखा। उन्हीं चाणक्य के शब्दों में अगर आप लोग अपने इतिहास को खंगाले तो महान चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ज्ञान देते हुए बोला था कि चंद्रगुप्त, जितना हो सके अर्थ का संचय करना, क्योंकि धर्म का मूल अर्थ है। चाणक्य ने उनमें बताया कि आप किस प्रकार का धर्म स्थापित करना चाहते हैं समाज में, अपने राज्य में, अपने देश में, ये वो डिसाइड करेगा जिसके हाथ में, जिसके आधिपत्य में अर्थ होगा। तो जो लोग आज पैसे की तरफ मुंह मोड़ के बैठे हुए हैं और ज्यादा पैसा नहीं कमाना चाहते, अर्थ को कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं, आप पैसे को कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं, वो समाज की बुराइयों पे क्वेश्चन मार्क ना करें, क्योंकि आपके पास बदलाव की ताकत नहीं है। और जो ताकत इन चीजों को, इन बदलाव को ला सकती है, उसके प्रति आपका नजरिया एक विक्षिप्त मानसिक व्यक्ति के नजरिए जैसा है। आप पैसे को, जो धर्म की स्थापना कर सकता है और जो गलत धर्म की स्थापना कर सकता है, जो पॉजिटिव लोगों को कुर्सी पे बैठा सकता है, जो नेगेटिव को भी बैठा सकता है, उसको हम लोगों ने आम भाषा में गुलामी मानसिकता में हाथ का मैल कह के अपना पल्ला झाड़ना चालू कर दिया। जबकि हाथ का मैल नहीं है, वो लक्ष्मी है, उसकी पूजा की जाती है। हर दिवाली पे हम मनाते हैं तो हर घर वाला दिवाली की पूजा करता है, और वही व्यक्ति अगले दिन सुबह उठ के बात बोल देता है कि पैसा कुछ नहीं होता, हाथ का मैल होता है। अगर पैसा हाथ का मैल है तो आप वो बदलाव कभी नहीं ला पाएंगे जिस बदलाव की आप बात करते हैं, जिस बदलाव के आप समर्थक हैं। और ये बहुत बुरा होगा ऐसी किसी सिचुएशन में। बिजनेस का मुख्य मतलब ये होता है कि बिजनेस में, नौकरी में बेसिक डिफरेंस मैं क्या महसूस करता हूं, नौकरी व्यक्ति एक चार दीवारी में रहने वाले लोगों के लिए करता है, स्वयं के लिए करता है, अपने परिवार के लिए करता है। और अगर नौकरी का अमाउंट छोटा हो तो व्यक्ति अपनी इनकम नहीं बढ़ाता है, अपने परिवार के सदस्य कम कर देता है। पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, फिर न्यूक्लियर फैमिली हो गई, आज आइसोलेटेड फैमिली हो गई। लोगों ने अपने परिवार का साइज घटाया लेकिन अपनी इनकम नहीं बढ़ाई। आज सगा भाई सगे भाई से अलग हो जाता है क्योंकि उसे ये डर रहता है कहीं मेरी इनकम का कुछ हिस्सा ना ले ले और मैं अपनी बेसिक जरूरतें ना पूरी कर पाऊं। बिजनेस कोई व्यक्ति तब करेगा जब उसका एटीट्यूड गिविंग का हो जाएगा। सैलरी टेकिंग एटीट्यूड में होती है कि मैं ये दूंगा मुझे क्या मिलेगा। बिजनेस में होता है कि मैं ये दूंगा इसके बदले में क्या ले सकता हूं। सैलरी फर्स्ट डे से टेकिंग एटीट्यूड को सपोर्ट करती है, बुराई नहीं है, समझिएगा। कोई व्यक्ति ये ना समझे कि सैलरी में कोई बुराई है, बुराई नहीं है।
लेकिन सिर्फ टेकिंग एटीट्यूड को सपोर्ट करता है, सिर्फ लेने वाली सोच को सपोर्ट करता, देने वाली सोच को नहीं। बिजनेस का अर्थ यह है कि समाज कहेगा मैं आपको पैसा भी दूंगा, मैं आपको शोहरत भी दूंगा, मैं आपको नाम भी दूंगा, सम्मान भी दूंगा, लेकिन बदले में आप मुझे क्या देने के लिए उतरे हैं। लोगों की तकलीफों को कम करने के समाधानों को देना बिजनेस कहलाता है। किसी माल को खरीदना या बेचना व्यापार नहीं है, वो व्यापार की प्रक्रिया का एक छोटा हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसपे व्यापार की नींव टिकती है। इसको सरल उदाहरण से समझाता हूं। व्यक्ति के लिए जीवन का मतलब सांस लेना नहीं हो सकता, जीवन का उद्देश्य सांसों का अंदर और बाहर छोड़ना नहीं है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो जीवन की नींव है। लेकिन किसी व्यक्ति से आप पूछे कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो कोई व्यक्ति बोलेगा ब्रीदिंग इज बॉटम लाइन ऑफ लाइफ, प्रॉफिट इज बॉटम लाइन ऑफ बिजनेस। ये केवल कल्प्रिट लोग बोल सकते हैं जिनकी सोच को कीड़े लग चुके हैं। जीवन का मूल उद्देश्य कुछ भी रहेगा, प्रक्रिया सांस लेना और सांस छोड़ना रहेगा, महत्वपूर्ण प्रक्रिया रहेगी। उसी प्रकार से सेल्स लेना सांसों के बराबर महत्वपूर्ण है। मानव जीवन की जो जीवन की प्रक्रिया है उसमें जितना महत्वपूर्ण सांस लेना उतना महत्वपूर्ण सेल्स है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज उद्देश्य है, किस उद्देश्य के लिए आप सांस ले रहे हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण है। बिजनेस दूसरों के समाधान देने का नाम है। बिजनेस बदले में जब आप दूसरे लोगों के लिए सोचते हैं और दूसरों को समाधान देते हैं, तो आपका बिजनेस मूल स्वरूप में खुद बड़ा होता चला जाता है। आप उसके लिए प्रयास नहीं करते। जब पब्लिक को सामने से समझ आता है कि इसके प्रोडक्ट से, इसके सॉल्यूशन से मेरी लाइफ में कुछ सुधार आ रहा है, तो स्वतः आपके साथ जुड़ते हैं। आपको उन्हें जोड़ने के लिए हाथ पैर नहीं जोड़ने पड़ते, प्रेशर नहीं बनाना पड़ता। अगर आप किसी व्यक्ति का समाधान लेके जा रहे हैं, उसको कुछ समस्या है, तो आप उसको कन्विंस नहीं कर रहे होंगे। बहुत से लोग पूछते हैं, समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक कन्विंसिंग का बिजनेस है, इसमें लोगों को कन्विंस करना पड़ता। कन्विंस नहीं करना पड़ता, लोगों को कम्युनिकेट करना पड़ता है। कन्विंसिंग की जरूरत तब पड़ती है जब सामने वाला व्यक्ति आपको बोल रहा हो कि ये मैंने चीज ट्राई की है, घटिया, और आप बार बार हाथ जोड़ रहे हो कि नहीं घटिया है तो क्या हुआ, एक बार मेरे कहे पे ले लीजिए, ये ले लीजिए। कन्विंसिंग की जरूरत वहां पड़ती है। अदरवाइज नेटवर्क मार्केटिंग केवल कम्युनिकेशन का व्यापार है कि आपको क्या समझ आया और दूसरे के लिए उसमें क्या है, आपको वो दोहराना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस का मूल अर्थ हमारी ही साइकोलॉजी में ये है कि हम किसी से बिजनेस की बात करते हुए हिचकिचाते हैं, क्योंकि हमें लगता कोई सामने वाला व्यक्ति मुझे लालची ना मान ले। लालच नहीं है। बिजनेस आपको 4 चीजें देता है, आप समझिएगा। बिजनेस आपको 4 चीजों की ऑफरिंग करता है। मनी, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम की नहीं, मनी, टाइम फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन। ये 4 चीजें ऑफरिंग करता है व्यापार। अब इसका महत्व जानिएगा और आपके बाद उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग का महत्व आपको समझ आ जाएगा कि क्यों आपको नेटवर्क मार्केटिंग भी करनी चाहिए। सबसे पहली बात करते हैं पैसे की, कि क्या पैसा देता है बिजनेस। पैसा तो सैलरी भी दे रही है, सब कुछ दे रहा है। देखिए, पैसा मैं भी बोलता हूं कि बहुत महत्व का कई लोगों के लिए नहीं है, लेकिन पैसा महत्व का कब होता है उस पर भी विचार करिएगा। मैं किसी गरीबी अमीरी की बेसिक डेफिनेशन को नहीं जानता हूं, ना मैं इतना सक्षम व्यक्ति हूं, ना इतना कैपेबल व्यक्ति हूं, ना मुझे कोई मोटिवेशनल स्पीकर, धार्मिक गुरु बनना है कि मैं गरीबी अमीरी की परिभाषा को दोहराऊं। लेकिन मुझे एक बात पता है कि किसी दिन ईश्वर ना करे मेरे घर के किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ होती है और वो तकलीफ कुछ पैसे फूक के, किसी दवाई के या हॉस्पिटल में एडमिट होके इलाज से दूर हो सकती है। और अगर मेरे पास उस दिन असक्षमता है, मैं सक्षम नहीं हूं उस दिन उस दवाई को खरीदने का या इलाज लेने का, पैसा तो है मेरे पास 7 लाख रुपए हैं लेकिन इलाज 15 लाख में अवेलेबल है, तो कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे पास 7 लाख रुपए थे लेकिन मेरे घर में किसी व्यक्ति को 25 लाख के इलाज की जरूरत है, तो उस दिन अमीरी गरीबी का डिफरेंस मुझे समझ आता है। मैं 7 लाख रुपए अकाउंट में रख के भी एक गरीब व्यक्ति हूं क्योंकि मैं इलाज नहीं ले पाया। सेकंड थिंग, मान लीजिए हमारे को सबको औलाद देने वाली प्रकृति है।
गीता के कहे अनुसार हम कर्म करते हैं, फल की इच्छा जो भी है परमात्मा के हाथ है। परमात्मा का एक बच्चा हमारे को आके हमारे नाम बना देता है, माँ बना देता है, हमारे को बाप बना देता है, हमारे को सर्टिफिकेट्स दे देता है कि हाँ ये लोग भी रिप्रोडक्टिवली ठीक हैं। ऐसे किसी बच्चे को, हर बच्चे को प्रकृति कुछ ना कुछ गुण देती है, कुछ ना कुछ खूबी देती है। किसी बच्चे के शरीर को लचीला बनाएगी, किसी को मजबूत देगी, किसी को मानसिक बहुत अच्छा विकास कराएगी, किसी की मेमोरी अच्छी है। लेकिन हम में से 95% लोग अपने बच्चों को पढ़ाई करके सिर्फ एक नौकरी हासिल करने के लिए धकेल देते हैं। कारण क्या है कि हमें यह चाहिए कि अगर वो 25 से 30 साल तक सेल्फ अर्निंग मोड में नहीं आया, खुद नहीं कमा पाया, तो हम उसका करियर सस्टेन नहीं कर पाएंगे। उसको जो खूबी उसके जन्म से मिली वो हमने नहीं दी, वो उसको प्रकृति से मिली, परमात्मा से मिली। हमें चाहिए यह था कि हम उसकी खूबी को सपोर्ट करते, उसकी खूबी पे काम करते, वो अपनी खूबी को निखारता और एक प्रसिद्ध व्यक्ति बनता। लेकिन उस खूबी के अंदर उसको थोड़ा समय लग सकता था, लेकिन हम इतना पैसा कमा के नहीं बैठे थे, हमारे पास वो पेशेंस नहीं थी। इसलिए हमने उसके टैलेंट को दबा दिया और उसको एक चीज पे फोकस किया, पढ़ पढ़ पढ़, कोई नौकरी हासिल कर, पढ़ कोई नौकरी हासिल कर। तो हम माँ बाप तो बने, पैसा तो था, लेकिन उस बच्चे का सर्वोत्तम करियर सपोर्ट कर सकें इतना नहीं जुटा पाए। बिजनेस व्यवस्था अगर हम सोच में बदले तो इस चीज को मुमकिन कर सकती है। मैं नहीं कहता हूं कि व्यापार इतना बड़ा हो जाएगा कि आप आइलैंड खरीद पाएंगे या प्राइवेट जेट खरीद पाएंगे, और मैं इन सब चीजों की बात करना बेवकूफी भी मानता हूं। आज जिसका बच्चा बेहतरीन स्कूल में नहीं पढ़ रहा, जिस स्कूल में उसके माँ बाप पढ़ाना चाहते थे वहां नहीं पढ़ा पा रहे हैं, आज एक परिवार 4 बच्चों को लेकर मोटरसाइकिल पे निकल जाता है जबकि उन्हें कार की जरूरत है, अनसेफ हो जाता है। मैं ऐसे किसी परिवार से जहाज की बात करूं तो मैं बेतुका हूं। आज जो व्यक्ति किराए के मकान पे रह रहा है, मेरे को उससे 2 कमरों के अपने मकान की बात करनी चाहिए, लेकिन वहां पे मैं उससे लग्जरी विला की बात करूंगा तो मैं बेवकूफी कर रहा हूं। सबसे पहली जरूरत यह है कि हम लोगों को सस्टेन लाइफ में लाएं। इतना पैसा तो रहे कि घर में किसी को दिक्कत हो जाए तो वो जो चीज है, कम से कम हमारे पास उतना पैसा होना चाहिए कि हम उस चीज को सपोर्ट कर पाए, अपने बच्चों के सर्वोत्तम करियर को सपोर्ट कर पाए। उतना पेमेंट पैसा होना चाहिए और वो बिजनेस के माध्यम से ही मुमकिन है, वो हमें करना पड़ता है। सेकेंड थिंग, टाइम फ्रीडम। उस पर मैं लंबा सेशन कुछ बात नहीं करूंगा। हम सब जानते हैं कि जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है या जिसके माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं, वो बच्चे जवानी तक आ जाते हैं, अपनी आधी जिंदगी पूरी कर लेते हैं, उसके बाद उसके माँ बाप कहना चालू करते हैं कि बेटा हम बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए, घर में रहते हैं, कभी हमें भी समय दिया कर। बचपने में औलाद समय मांगती रही, बुढ़ापे में माँ बाप समय मांग रहे हैं, और सारा का सारा समय कमाई को जा रहा है। पहले माँ बाप कमाते हुए चले गए, बच्चे कमाते हुए चले गए, परिवार किस दिन के लिए जोड़ा हमारे को समझ ही नहीं पा रहे, एक दूसरे को पर्याप्त समय ही नहीं दे पाए। तो बिजनेस आपको पर्याप्त समय की जरूरत को भी मुमकिन करता है। तीसरी चीज है सिक्योरिटी। ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जिस विषय पे मैं बोलना चाहूंगा। और आज तक जितने लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग करी है, मेरी रिक्वेस्ट है मेरे इस टॉपिक को प्लीज ध्यान से सुनिएगा। शायद मेरे अपने सेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यही करने वाला हूं। बहुत से लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में, बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में एक चीज को सिरे से नकारा है, वो चीज है सिक्योरिटी, जिसकी कभी कोई बात नहीं करता। हर व्यक्ति बात करता है पैसा पैसा पैसा, आइलैंड, बड़ी गाड़ी, ओडी, बीएमडब्ल्यू, फरारी, पोर्शे, ये सब, लेकिन कोई बात नहीं करता है सिक्योरिटी की। मेरे लिए ये बड़ा डर नहीं है जीवन में, यकीन मानिएगा, कि मैं कभी फरारी ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, मैं इस चीज से डरता ही नहीं हूं। मैं कभी अपने जीवन में आइलैंड खरीद पाऊंगा या नहीं खरीद पाऊंगा, मुझे इस चीज से भी डर नहीं लगता है। मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि अगर मेरे माँ बाप को कुछ हुआ और इलाज चाहिए हुआ, उस दिन मेरे पास पैसा होगा या नहीं होगा। मैं यकीनन इस चीज से भी डरता हूं कि मैं अपनी औलाद को अच्छा करियर दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। लेकिन इससे भी ज्यादा मैं एक चीज से डरता हूं, और उस एक चीज को डरपोक बनने में मेरे को कोई बुराई भी नहीं है। वो एक चीज का डर ये है कि आज मैं जो पैसा कमा के अपने परिवार को जहां पे सिचुएटेड कर चुका हूं, जितना व्यवस्थित कर चुका हूं, अगर कल को मैं ना रहा तो उस परिवार का क्या होगा।
बहुत से लोग मुझे मानते होंगे कि मैं इंटेलिजेंट हूं, बहुत से लोग ये मानते होंगे कि मैं सक्षम हूं, बहुत से लोग ये भी मानते होंगे कि मैं कैपेबल हूं, बहुत से लोग ये भी मानते होंगे कि मैं अपनी फैमिली का एसेट हूं। लेकिन ऐसे फैमिली के एसेट का क्या करना कि जिस व्यक्ति के जीवन का 1 सेकंड की गारंटी आप नहीं ले सकते हैं, वो परिवार उसकी उसी 1 सेकंड की गलती पे टिका हुआ है। हम में से ज्यादातर लोग इंश्योरेंस करा के अपना मुंह अपनी जिम्मेदारी से मोड़ लेते हैं कि और मैं कर भी क्या सकता था। सबसे ज्यादा अच्छी चीज मुझे बिजनेस में ये लगी, मैंने जब अपने करियर के शुरुआत में बहुत से लोगों से नेटवर्क मार्केटिंग की बात करी, और मैं चाहूंगा आप लोग इस विषय को ध्यान से सुने। मैंने कहा चाहे बाकी विषय छोड़ दीजिएगा, लास्ट की अनाउंसमेंट सुन लीजिएगा, लेकिन ये विषय ध्यान से सुनिएगा। जब मैंने अपने बहुत से लोगों से नेटवर्क मार्केटिंग की बात करी तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि हमें पैसे की जरूरत नहीं है, इस चीज की जरूरत नहीं है। तो मैं एक चीज नोट करता था कि एक मिडिल क्लास आदमी, क्योंकि मेरा वास्ता उन्हीं लोगों से पड़ेगा, मैं मिडिल क्लास की बात करूंगा क्योंकि मुझे लगता है ये बिजनेस बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मिडिल क्लास पढ़े लिखे टैलेंटेड लोगों के लिए। अनपढ़ों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, 100 में से 1-2 आदमी के लिए। उससे ज्यादा लोग इतने क्लोज माइंडेड और नकारात्मक हो जाते हैं कि उनसे बात भी क्या करी जाए। तो मैंने एक चीज देखी, एक व्यक्ति 50,000 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीना कमा लेता है और वो कहता है कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैंने उस दिन ये देखा कि इस विश्व को जिन लोगों से शिकायत है, जिनके लाइफस्टाइल से शिकायत है, अंबानी, अडानी, धोनी, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, मैंने उनके करियर को क्लोजली वॉच किया। शाहरुख खान को एक बेहतरीन करियर मिला मूवीज, और शाहरुख खान उस बेहतरीन मूवीज करने के लिए एक अच्छी खासी कमाई लेता है, एक अच्छी खासी इनकम लेता है। वो सालाना अगर एक मूवी भी करे तो एक मूवी का इतना पैसा लेता है जो एक मिडिल क्लास परिवार एक अच्छी नौकरी को 160 साल तक करे तो उसकी कमाई होगी वो एक मूवी में ले लेता है। लेकिन उसके बावजूद भी शाहरुख खान अपने आप को फर्दर सिक्योर करने के लिए शादियों में भी नाचता है, रिबन काटने भी जाता है, एडवर्टाइजमेंट में भी सेंट्रो चलाता है। 4 प्रकार के बिजनेस अपनी मेन इनकम के अलावा भी शाहरुख खान रखता है, क्योंकि शाहरुख खान कहता है कि मैं इनसिक्योर्ड हूं। मैं डर जाता था उस समय कि मेरे यहां पे एक व्यक्ति 50,000 रुपए महीना कमा रहा है, वो इतना सिक्योर्ड है, शाहरुख खान इतना इनसिक्योर्ड कैसे हो गया, वो तो करोड़ों में कमा रहा है। एक्चुअली उसकी बुद्धि अलग लेवल पे जागृत है, उसने दुनिया का एक अलग रूप देख लिया है और अब वो वहां से गिरना नहीं चाहता। हम लोग बहुत से तैयार अभी ज्यादा ऊपर नहीं उठे हैं। कोई आदमी फर्स्ट फ्लोर पे रहने लगेगा ना तो कोई नेट नहीं लगवाता, रिस्क चोट लगने का फर्स्ट फ्लोर से गिरने के भी है। लेकिन हमारे जैसा आम आदमी क्या कहता है, पहली फ्लोर से गिरेंगे तो कितनी चोट लग जाएगी, तो हम नेट या सिक्योरिटी नहीं लेते। लेकिन 11वें फ्लोर पे रहने लगेंगे तो नेट लेंगे, ऊंची रेलिंग बनवाएंगे, अब डर लगता है, मरने से डर लगता है। लेकिन बुद्धिजीवी व्यक्ति अपने आप को सिक्योर करके चलेगा। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट में खूब पैसा कमाता है, पार्ट टाइम धंधे करता है। विराट कोहली खूब पैसे कमाता है, पार्ट टाइम धंधे करता है। बाहर के क्रिस गेल वगैरह हिंदी गाने नहीं समझ आते, आईपीएल में हाथ हिला हिला के नाचते हैं क्योंकि और सिक्योरिटी चाहिए। अगर एडवर्टाइजमेंट उन्हें पैसा दे रहा तो मुंह नहीं मोड़ते, वो ये नहीं बोलते क्या बेवकूफों वाला काम करा रहे हो, ऐसे ऐसे करके नचवाओगे एक इंटरनेशनल क्रिकेटर को। मुझे दुनिया जो है वो पूछती है उससे ज्यादा क्या करेंगे। ये लोग भी अपनी सिक्योरिटी करने के लिए अलग बिजनेसेस में करते हैं। जो अरिंदम चौधरी जी ने कहा था, ये एक ट्रे में अपने सभी अंडे नहीं रखते, लेकिन एक मिडिल क्लास एक ही जगह अपने सारे अंडे रख के दोबारा कुछ काम करने की नहीं सोचता। तो सिक्योरिटी बिगेस्ट एसेट है जो हम लोग किसी को दे सकते हैं। सिक्योरिटी से ज्यादा बड़ी कोई चीज है ही नहीं इस टाइम बिजनेस के अंदर। तो इस चीज को हम में से ज्यादातर लोग मानते ही नहीं हैं। सेकंड थिंग, अब हम बात करते हैं व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। किसी भी बिजनेस को करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए जो हम लोगों को रिक्वायर्ड होता है, रिस्क चाहिए। तीसरी चीज, बहुत बड़ा टाइम पीरियड डिवोट करना पड़ता है। हो सकता है बिजनेस कामयाब होने में 2 साल लग जाए, हो सकता है 3 साल लग जाए। ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर हम फंस जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग हम सब लोगों के लिए एक स्कोप खोल देती है कि विदाउट एनी रिस्क
हम लोग अपने बिजनेस को किसी भी माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं, लोग हमें सपोर्ट करेंगे। जो लोग ऑलरेडी इस बिजनेस के एक्सपीरियंस लोग हैं वो मुफ्त में हमारी मेंटरिंग करेंगे, वो लोग हमारे साथ मिलकर हमारी हौसला अफजाई करेंगे। मैं अगर कोई बिजनेस खोल लूं और 50 लाख लगा भी दूं और वो बिजनेस थोड़े से भी लॉस में आने लगेगा तो मैं हिम्मत खोने लगूंगा, और मुझे हिम्मत देने के लिए कोई व्यक्ति नहीं होगा। बाकी सारा समाज, क्योंकि मैं उस बिजनेस से अकेले उठ सकता था, इसलिए मेरे को क्रिटिसाइज करने में व्यस्त होगा। वो जितना भी व्यस्त होगा तो उस व्यस्तता में मेरा बिजनेस लॉस हो जाएगा। लेकिन इस बिजनेस के अंदर अगर मेरा कुछ भी डिप्रेशन हुआ तो मेरे को एक बड़ी टीम हिम्मत देगी, सपोर्ट देगी और मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प करेगी। हर चीज में कामयाब हुआ जा सकता, बशर्ते हम उसको क्विट ना करें। तो ऐसी किसी सिचुएशन में व्हेन वी आर नॉट क्विटिंग तो हम लोग कामयाब हो जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे को वो सपोर्ट एज एन एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। पैसा हमारा लगता नहीं, टाइम हम अपनी सुविधा अनुसार दे सकते हैं, लेकिन इतनी सुविधा अनुसार नहीं दे सकते कि हफ्ते में 2 घंटे 5 घंटे। एक स्ट्रिक्ट टाइमिंग सेकंड प्रायोरिटी पे अगर हम इस बिजनेस को नहीं करेंगे तो फिर हम कामयाब भी नहीं हो सकते। सेकंड प्रायोरिटी पे बिजनेस जरूर करना पड़ेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कई लोग इस चीज को इतना एक्सप्लेन करते हैं कि अपनी मर्जी से टाइम दीजिएगा, जितना समय हो दीजिएगा। अगर सेकंड प्रायोरिटी नहीं है तो हम बिल्कुल भी समय नहीं दे पाएंगे। सेकंड प्रायोरिटी पर रखना जरूरी है। मान लीजिए कि मैं अपना मूल उद्देश्य करके आया, जॉब करके आया, और आने के बाद मुझे अपना टाइम बाकी जगह डिवोट करना पड़ रहा है, तो उस डिवोशन पे मत जाइए। सेकंड है कि टीवी देखना है, वो देखना, तो सेकंड प्रायोरिटी बिजनेस करना है। जो टाइम बिजनेस से बच जाएगा उसको हम किसी तीसरी जगह पे देंगे। अगर इतना कमिटमेंट हम कर सके तो हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब हो सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सिक्योरिटी का जो पैरामीटर है वो बड़ा मजबूत है। मान लीजिए आज मैंने काम स्टार्ट किया, 10 से 12 दिन के अंदर मेरे 4 से 5 लोगों की टीम में बना पाया। बड़ी टीम नहीं बनी, कोई बड़ा पे आउट भी नहीं आया है, लेकिन इस स्कोप को समझिएगा, इस छोटे से प्रोसेस को समझिएगा कि अगर ये छोटा सा भी काम मैंने कर दिया, 4 से 5 लोगों की टीम भी मैं बना पाया। इस सिचुएशन के अंदर 10 से 15 दिन बाद यकीनन अगर मुझे कुछ हो जाता है और मेरे वो 4 से 5 लोगों को मैंने 12 दिन ईमानदारी से मेंटोर किया, सही कल्चर से, सही तरीके से मैंने रोपिन किया था, और ये 5 लोगों की टीम भी आगे ग्रो करती रही, तो मैंने जीवन में 25 साल पढ़ाई की, शायद 20 साल जॉब किया। 45 साल के जीवन में अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे घर पे अठन्नी भी नहीं जाएगी, मेरा परिवार जो होगा फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाएगा। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे वही 5 लोग, वही 10-12 दिन केवल काम की हुई टीम आगे ग्रो करने लग गई, तो पूरी जिंदगी भर के लिए मेरे परिवार का बैकअप करती है। इससे बढ़िया कोई इंश्योरेंस प्लान नहीं हो सकता। लोग लाखों रुपए के इंश्योरेंस खरीदते हैं जो 2 साल उनके परिवार को बड़ी मुश्किल से पैसा दे पाती है, और उसके बाद उनके परिवार को एसोसिएट करने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं होता है, उनको असिस्ट करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। यहां पर अगर 4 से 5 व्यक्ति भी, 2 व्यक्ति भी अगर मजबूती से सही संस्कारों से प्लांट कर दिए जाएं तो नेटवर्क मार्केटिंग की जो पहली ताकत है वो किसी परिवार को सिक्योरिटी दे सकती है, बशर्ते सही तरीके से किया जाए। और आपका उन लोगों के साथ भावनात्मक लगाव होना जरूरी है। ये जो सोच है कि मैं कोई भी 2 लोग जोड़ूंगा और फिर छोड़ दूंगा, घर पे आराम से बैठूंगा, ये 2 लोग यकीनन आपको जीवन में सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनसे जो आपका रिश्ता था वो जेन्युइन अपलाइन, जेन्युइन डाउनलाइन का नहीं था, वो केवल 2 आईडीज का कंप्यूटर पे डिजिटल रिश्ता था, उसका जीवन में कभी रिश्ता हो ही नहीं पाया। अगर एक सच्ची सुच्ची टीम के 2 से 4 व्यक्ति भी अपना पूरा टीम अप कर लें तो हम एक दूसरे के परिवार को सिक्योरिटी दे सकते हैं, हम एक परिवार को पूरे को आगे बढ़ा के लेके जा सकते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग का सिक्योरिटी का इशू हमें हर व्यक्ति से बात करनी चाहिए, क्योंकि इस धरती पे हर समझदार पढ़ा लिखा व्यक्ति जो अपने परिवार की चिंता करता है वो इस विषय को जरूर समझेगा, और जो इस विषय को समझ नहीं सकता, इनकैपेबल है,
उस व्यक्ति को कभी भी टीम में ज्वाइन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति को अगर आपने रिक्रूट कर भी लिया तो वो व्यक्ति केवल आपका लायबिलिटी बनेगा, कभी जीवन में एसेट नहीं बन पाएगा। जो अपनी परिवार के लिए नहीं सोचता वो आपके बिजनेस के लिए क्या सोचेगा। वो 24 घंटे आपसे हिम्मत लेने की या हिम्मत देने की कोशिश नहीं करेगा, वो केवल और केवल तकलीफें बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको केवल यही आता है। जिसके दिल दिमाग में अपना परिवार नहीं आ सका वो बाकी क्या लेकर आएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है। जिन चीजों की मैंने बात करी, इन चीजों के बात करने के पीछे भी एक पर्टिकुलर रीजन था। ज्यादातर लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग को ट्राई करने के लिए, इस बिजनेस को परसिस्ट करने के लिए उन्हें जेन्युइन वाई नहीं मिल पाती कि हम इस बिजनेस को क्यों करें। इस मुद्दे तक पहुंच पाने में 99% लोग कामयाब हैं। हर व्यक्ति ये ढूंढ रहा है कि कैसे करे, क्यों करे ये कोई नहीं समझ पाता। क्यों करने से कैसे का सिद्धांत निकलता है, क्योंकि कैसे से सिद्धांत निकलेगा कि कितना जस्टिफाइड करना है, कितना जेन्युइन तरीके से करना है। इस बिजनेस में जुगाड़ करने हैं, शॉर्ट टर्म विजन रखना है या एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलना है, ये आपकी वाई पे डिपेंडेंट है। जितनी बात मैंने आपसे करी मनी की, टाइम की, रिकॉग्निशन की, सिक्योरिटी की, इनकी बात मैंने इसलिए करी क्योंकि ये यूनिवर्सल वाई है। ये एक ऐसा क्यों है कि आपके पास अगर अपना क्यों नहीं है तो ये क्यों आप उधार ले सकते हैं और उधार दे सकते हैं, ये दूसरों के जीवन में उन्हें सोचने पे मजबूर करता है। और अगर किसी को आपने ये क्यों दी हैं और उस व्यक्ति के अंदर मेहनती व्यक्ति है, उस व्यक्ति के अंदर एक सच्चा इंसान है, वो व्यक्ति अपने परिवार के लिए सोचता है, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट कराने के लिए आपको उसको कन्विंस करना या हाथ पैर जोड़ना नहीं पड़ेगा। वो व्यक्ति सामने से आके अप्रोच करेगा कि मुझे थोड़ा समझ में आया, मुझे डिटेल में और समझाइए, और वो समझ के आपके साथ बिजनेस की शुरुआत करेगा। और आप सब लोग मिलके ताकत बनेंगे, एसेट बनेंगे, आप एक दूसरे की मजबूती बनेंगे, ना कि एक दूसरे की कमजोरी बनेंगे। ये यूनिवर्सल वाई है। लेकिन हमारे यहां पर्सनल वाई खो दी जाती है। पर्सनल वाई कैसे खो देंगे? आपको BMW चाहिए, आपको ऑडी चाहिए, आपको फरारी चाहिए, आपको 15 कमरों का घर चाहिए, आपका सपना है कि कभी आप चार्टर्ड प्लेन ले। ये पर्सनल वाई है, निजी वाई है। जब वो व्यक्ति आपसे जुड़ेगा, सिस्टम को समझेगा, जब उसे पोटेंशियल समझ आएगी कि वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसको तरीके से किया जाए, मेहनत से किया जाए, तो यहाँ पे फरारी भी मुमकिन है, जेट भी मुमकिन है। तो व्यक्ति अपनी पर्सनल वाई खुद लिखेगा और आपसे पूछेगा कि मैं अपनी पर्सनल वाई को कैसे पूरा कर सकता हूं। लेकिन यूनिवर्सल वाई से एक फायदा है कि आप किसी को भी प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, जेन्युइनली उसके साथ सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपकी बात किसी को समझ नहीं भी आई तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने आप को बेइज्जत महसूस नहीं करते, क्योंकि आपने मुद्दा ऐसा छेड़ा था जो उसके फायदे का था। अगर वो उस मुद्दे को समझ नहीं पाया तो ये उसकी बेवकूफी है, ना कि आपकी है। तो इसलिए यूनिवर्सल वाई के साथ ऑपरेट करना स्टार्ट करें। जब किसी को अपने बिजनेस के बेनिफिट गिनाएं तो सिर्फ पैसे तक सीमित ना रहें, आपको सीमित रहना होगा कि आप उसको सिक्योरिटी भी समझाएं कि कल को आपके अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आपका क्या प्लान है। क्या सिर्फ एक इंश्योरेंस पॉलिसी काफी है या आप उनको एक सस्टेनेबल बिजनेस देके जाना चाहेंगे? तो इन दोनों चीजों के अंतर को भी जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम नेटवर्क मार्केटिंग का डीप डाउन कॉन्सेप्ट सामने वालों को एजुकेट नहीं कर सकते। आज तक जिन्होंने उनको समझाया है वो बहुत बेसिक बेवकूफी भरी चीज समझाई, केवल पैसा पैसा पैसा, लग्जरी लग्जरी लग्जरी, कितनी गाड़ियां, क्या घोड़े, बस यही समझाया गया है। मूल अर्थ अगर आप समाज को समझाएंगे तो हमारे समाज को आज की तारीख में इन सब चीजों की जरूरत है जो हमारी इंडस्ट्री एक आम आदमी के लिए बिना कुछ लिए ऑफर करती है। तो यूनिवर्सल वाई का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में हम किसी भी व्यक्ति को लेके आते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, कोई पैसा चार्ज नहीं करते। एजुकेशन देते हैं, मोटिवेशन करते हैं, कोई पैसा चार्ज नहीं करते। वो डीमोटिवेट होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मोटिवेशन मिलती है, अच्छी से अच्छी अपलाइन की कंसल्टेंसी मिलती है, बशर्ते लेने वाला टीम का मेंबर ओपन माइंडेड हो, वो कोई नेगेटिव पर्सनैलिटी ना हो, इम्पेशेंट पर्सन ना हो, वो चीजों को अपने हिसाब से नहीं
बल्कि चीजों को समझना चाहता हो। अपने हिसाब से चीजें सुनी और समझी नहीं जाती हैं, अपने हिसाब से चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। सुनना और समझना स्पीकर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो समझनी होगी। नेक्स्ट एक चीज है, 2 टॉपिक मैं आज और कवर करूंगा। एक शब्द जो नेटवर्क मार्केटर के करने वालों को प्रिय है और अब तक नेगेटिव माना जाता है, जो गलत है। एक शब्द ऐसा है जिसकी मुझे लगता है कि हमें कटिंग करके या नाम लिख के मंदिर में लगाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। उस शब्द का नाम है चैलेंज। मुझे बड़ी विडंबना होती है जब मैं ये देखता हूं कि लोग चैलेंज को एक नेगेटिव, नकारात्मक शब्द मानते हैं। उसको सुनने के बाद लोगों के चेहरे पे एक नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। लोग चैलेंज शब्द को इस तरीके से बात करते हैं जैसे बहुत घटिया शब्द बोल रहे हो। लोग बोलते हैं कि चैलेंज आ गया सर, एक ये चैलेंज है सर, एक वो चैलेंज है। एक्चुअली में चैलेंज से बड़ा सकारात्मक शब्द इस दुनिया में कोई नहीं है, और मैं उसका ट्रू एग्जाम्पल आपको देता हूं। मैं एक बेहतरीन क्रिकेटर को जानता हूं जिनका नाम है सचिन तेंदुलकर, और मैं सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट बोला गया, महानतम बैट्समैन बोला गया। उनके नाम के आगे महानतम लगा, और वो महानतम इसलिए नहीं लगा कि उन्होंने 100 सेंचुरी बना दी। अगर आईसीसी सचिन तेंदुलकर को सिर्फ जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, आयरलैंड जैसी छोटी टीमों के खिलाफ मैच खिलाती और वो सभी मैचों में सेंचुरी बना देते, तो यकीनन सचिन तेंदुलकर कभी भी महानतम बल्लेबाज नहीं बन सकते थे। कभी भी हिस्ट्री सचिन तेंदुलकर का नाम नहीं लेती। सचिन तेंदुलकर को महान बनाने वाली चीज उनकी सेंचुरीज नहीं है। सचिन तेंदुलकर को महान बनाने वाले लोगों में प्रमुख नाम है शोएब अख्तर, वसीम अकरम, ब्रेटली, सकलेन मुश्ताक, हमारे मुताया मुरलीधरन, शेन वॉन। अगर इतने बड़े बॉलर ना होते जिनके नाम से दुनिया कपकपाती थी और सचिन तेंदुलकर उनको ना फील्ड में बीट कर पाते, तो सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा चैलेंज ना लेते तो कभी महानतम बल्लेबाज नहीं बनते। गली मोहल्ले के बॉलर्स को झेल के, कोस्को की बॉल से मैच खेल के तेंदुलकर कभी महानतम बैट्समैन नहीं बन सकते थे, कभी इतना पैसा नहीं कमा सकते थे, कभी इतनी इज्जत नहीं कमा सकते थे। तेंदुलकर शुक्रिया अदा करते होंगे कि उनके समय में महानतम चैलेंजिंग बॉलर्स रहे जो उनको इतनी इज्जत मिल गई। आज अगर विराट कोहली सेंचुरी बनाता होगा तो भी लोग ये बोलते होंगे भाई तूने शोएब अख्तर नहीं खेला। बैट्समैन तो मैं तो तब मानता जब तू शोएब अख्तर को खेलता या ब्रेटली को पर्थ की पिच पे खेलता। आज वो चैलेंज नहीं है तो वो इज्जत भी नहीं कमा पाएगा कोई व्यक्ति। छोटी टीमों के खिलाफ खड़ा करके कोई व्यक्ति नहीं होता जब तक बड़ा चैलेंज हमारे को सामने से आके गले नहीं लगाता, और जब तक बड़ा चैलेंज ये नहीं बोलता कि मैं तुझे अपना कंधा दूंगा खड़ा होने के लिए, तब तक कभी हम ऊंची जगह पे नहीं पहुंच सकते। वो कंधा जिसपे हर बड़ा आदमी खड़ा है, जो ऊंचाई तक पहुंचा है, वो सीढ़ी अगर किसी चीज की बनी है तो वो सीढ़ी केवल और केवल एक चीज की बनती है, चैलेंजेस की। जितना बड़ा चैलेंज उतनी बड़ा नाम। आज अगर मैं एक कमजोर आदमी को कुश्ती में पटक दूं तो मेरा कहीं नाम नहीं होगा। अगर मैं गली मोहल्ले के बच्चे को कमर लगा दूं, चित कर दूं, तो मेरा कहीं नाम नहीं होगा। लेकिन कल को मैं अगर गलती से सुशील कुमार जी को चैलेंज कर दूं या बजरंग पूनिया को चैलेंज कर दूं, यानी कि हमारे देश के सबसे महानतम रेसलर को चैलेंज कर दूं, तो वो इतना बड़ा चैलेंजर है जो हमारी औकात के बाहर है। लेकिन अगर गलती से भी मैंने उसको चित कर दिया तो फिर मेरा कल के नाम में, जो आज जितेंद्र डागर किसी को नोन नहीं है, वो कल पूरी दुनिया में एक जाना पहचाना चेहरा हो जाएगा। क्योंकि दुनिया उस चैलेंज को जानती है जिसका नाम सुशील कुमार है, दुनिया उस चैलेंज को जानती है जिसका नाम बजरंग पूनिया है। दुनिया ये जानेगी कि ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने बजरंग पूनिया को पटक दिया, जिसने सुशील कुमार को पटक दिया। तो एक महानतम चैलेंज ही मुझे महानता दे सकता है, एक टुच्चा चैलेंज कभी मुझे महान नहीं बना सकता, एक छोटा प्रोजेक्ट कभी मुझे बड़ा नहीं बना सकता। मुझे एक बड़े प्रोजेक्ट के बड़े चैलेंजेस को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, तभी मैं अपने जीवन में किसी मुकाम तक पहुंच पाऊंगा। चैलेंज एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही महान लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
शेन वॉर्न जब इंडिया आ रहे थे तो पूरे मीडिया ने भर दिया था कि पहली बार आमना सामना होगा सचिन तेंदुलकर का शेन वॉर्न से, देखते हैं क्या होगा, देखते हैं क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। एक माहौल था कि सदी के सर्वोत्तम बैट्समैन के सामने सर्वोत्तम बॉलर था, और सचिन तेंदुलकर जी ने चैलेंज को स्वीकारा, स्किल सेट को थोड़ा सा चेंज किया, और जब आगे बढ़ के शेन वॉर्न को छक्के लगाए तो उसके चैलेंजर ने सचिन तेंदुलकर जी को यह नहीं कहा था कि घटिया आदमी है, बल्कि शेन वॉर्न ने सामने से कहा कि सचिन तेंदुलकर वाकई में क्रिकेट का भगवान है, ये व्यक्ति मेरे सपनों में आता है, मेरे सर के ऊपर से छक्के मारता होगा। अगर शेन वॉर्न को वो छक्के ना मारे गए होते और शेन वॉर्न ने वो स्टेटमेंट ना दी होती तो शायद सचिन तेंदुलकर का इतना बड़ा कद भी नहीं हो सकता था। तो इसलिए अगर आपको चैलेंजेस से डर लगता है या चैलेंजेस को आप एक नकारात्मक शब्द मानते हैं तो ये नहीं होगा, क्योंकि महान बनने के रास्ते में जो पहला गिफ्ट हमारे को मिलता है जिसका यूटिलाइजेशन हमें करना है, वो पहला चीज चैलेंज है। अगर हम ये बोलें कि सचिन तेंदुलकर को ब्रेटली से डर नहीं लगता था, शोएब अख्तर से डर नहीं लगता था, तो ये गलत है। सचिन तेंदुलकर एक बेहद डरपोक क्रिकेटर थे, वो बेहद डरते थे, उन्हें लेदर की बॉल के खेलने से भी डर लगता था। सचिन तेंदुलकर एक ऐसे बैट्समैन रहे जिन्होंने पूरी जिंदगी स्पिन के खिलाफ भी कभी हेलमेट नहीं उतारा, जो ये साबित करता था कि सचिन तेंदुलकर डरते थे लेकिन सावधान थे, अपने चैलेंज को मीट करते थे, बिना हेलमेट उतारे पूरी प्रोटेक्शन पहन के डरते रहे लेकिन खेलते रहे, और अपने करियर को 29 साल कंसिस्टेंसी के साथ जिया और एक महानतम बैट्समैन बन पाए। शाहरुख खान की सेम स्टोरी है, वो हर एक एग्जाम्पल की सेम स्टोरी है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आप अप्लाई किसी पे कर लीजिएगा। आप अगर जीवन में बड़ा बनना चाहते हैं तो अपने मुकाबले के चैलेंज को एक्सेप्ट करिए। सिकंदर विश्व विजेता नहीं थे, सिकंदर अपने विश्व के हर बड़े चैलेंज से आमने सामने आके लड़के आए थे। दुनिया के हर किस्म के राजा को, जिसको जाना भी नहीं था, 21 साल से लेकर 27 साल की एज में जिस व्यक्ति ने अपने काल के सबसे ज्यादा राजाओं को ललकारा और चैलेंजेस को स्वीकारा, उस व्यक्ति का नाम सिकंदर है, ना कि दुनिया के विश्व विजेता व्यक्ति का नाम सिकंदर है, क्योंकि उनके बनने की प्रोसेस छूट गई थी और उससे पहले वो मर गए थे। लेकिन उस समय जो चैलेंज कोई सोच नहीं सकता था, वो चैलेंज सिकंदर ने लिया। तो चैलेंज एक लीडर की सीढ़ी है जो उसे बड़ा बनाएगा। अगर कोई ये चैलेंज ले रहा है कि मैं इंडिया के कोने कोने में नेटवर्क करूंगा, कोई ये चैलेंज ले रहा है कि मैं इस महीने बिजनेस डबल करके दिखाऊंगा, तो ये डबल बिजनेस करना अगले 10 महीने तक उसको बहुत बड़ा व्यक्ति बनाएगा। मैं नहीं बनाऊंगा, मेरी ट्रेनिंग नहीं बनाएगी, मेरा ज्ञान नहीं बनाएगा, मेरा प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, वो अपने हिस्से का जो चैलेंज चुनेगा वो उसको महान बनाएगा। मेरा प्रोडक्ट, मेरी ट्रेनिंग, मैं, उनकी अपलाइन, उनकी बाकी टीमें सब सहायता करेंगी। वो व्यक्ति एक चैलेंज लेगा और भिड़ेगा। तो चैलेंज को हमेशा सकारात्मक दृष्टि से देखिए। जब तक चैलेंज के प्रति आपका दृष्टिकोण नकारात्मक है, आपका एटीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड नेगेटिव है, तब तक हम लोग कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो ये एक बेसिक चीज है। नेक्स्ट थिंग, लास्ट क्वेश्चन। टीम में बहुत से लोग, मैं अभी भी देख रहा था, 2 व्यक्तियों ने कुछ लिख दिया तो हमारी टीम का इमोशनल एंगल जागृत हो गया, उन्हें ब्लॉक कर दीजिए, उन्हें हटा दीजिए। देखिए, वो इतने जरूरी ही नहीं है। या तो हो सकता है कि उन्हें कोई गलतफहमी हुई हो, या ये भी संभव है कि वो इम्पेशेंट हो। लेकिन दोनों ही सूरतों में हमारा ध्यान उस बात पे होना चाहिए जो मैं बोल रहा हूं। मेरा ध्यान उन बात पे नहीं गया जो बोल रहे थे। मैंने दोनों ही बातें पढ़ी थी, मैंने दोनों ही बातों को समझा, लेकिन मेरे पास कोई इलाज नहीं था। मैं सप्लीमेंट फिजिकल प्रॉब्लम के लिए बना पाता हूं, बाकी चीजों के लिए नहीं बना पाता। तो मुझे अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो मैं इग्नोर कर सकता हूं, और परमात्मा ने वो हक और वो अधिकार उन्हें भी दे रखा है कि वो भी चाहे तो मुझे और मेरी बातों को इग्नोर कर सकते हैं। जब मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूं तो मैं इस तरीके के चैलेंज के लिए ओपन माइंडेड हूं कि लोग कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। लोग अपने परमात्मा को गलत बोल देते हैं। लोग आज की तारीख में ईश्वरीय प्रक्रिया पे क्वेश्चन मार्क लगाए घूम रहे हैं।
वो परमात्मा के दुनिया चलाने के तरीके से सहमत नहीं है, वो खुद एक परिवार ढंग से नहीं चला पा रहे और वो दुनिया के चलाने वाले के तरीके को क्वेश्चन मार्क करते हैं। तो मैं एक बहुत छोटा सा आदमी, मेरे बात करने के तरीके पे तो 100 सवालिया निशान किए जा सकते हैं। तो उन लोगों को इग्नोर करना चाहिए, लेकिन या उन बातों को इग्नोर करना चाहिए, लोगों को कभी नहीं इग्नोर करेंगे। गलत निकल गया मेरे मुंह से। लेकिन एक जरूरी चीज है जो मैं बोलना चाहूंगा, जब हम अपनी टीम बढ़ाते हैं, जब हम रिक्रूटमेंट्स करते हैं, तब एक बहुत जरूरी चीज है कि उस टीम के अंदर, क्योंकि टीम आपका परिवार है, आपकी फौज है, आपकी संगत है। अब वो सत्संग होगा या कुसंग होगा, ये आप डिसाइड करेंगे। मैं एक चीज मानता हूं जीवन में, जिस चीज का मैंने रियलिस्टिक प्रभाव देखा है, कि आपकी जीवन में आपकी सफलता, आपका पैसा, आपकी लाइफ के टॉप 5%, टॉप क्लोज 5% की एवरेज होती है। मान लीजिए मेरे 5 नजदीकी मित्रों की तनख्वाह का एवरेज 50,000 रुपए आ रहा है, तो मैं 60,000 से लेके 40,000 रुपए के ब्रैकेट में कमाई कर रहा हूं। हर व्यक्ति पे संगत का इतना जबरदस्त प्रभाव है कि वो अपनी संगत की मेंटालिटी से ही देखने को, दुनिया को सच मान बैठता है। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमारी अपलाइन और हमारी डाउनलाइन दोनों ही हमारी संगत बनती हैं। हमारी अपलाइन, हमारी टीम दोनों ही संगत हैं। वो सत्संग भी हो सकता है, कुसंगत भी हो सकती है, हमें गलत दिशा भी दिखा सकते हैं, सही दिशा भी दिखा सकते हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। अब इसमें 2 प्रकार के नजरिए हैं। एक नजरिया है पॉजिटिव, सकारात्मक लोगों का कुटुंब जोड़ना, एक है नकारात्मक लोगों का कुटुंब जोड़ना। ज्यादातर जो लोग गलती करते हैं, वो एक गलती करते हैं कि वो गधों को लेके आते हैं और बोलते हैं कि सर एक बात बताओ, ये गधे बेचारे आज गधे क्यों हैं आपको पता है? क्योंकि ये घास खाते हैं। कल से हम इन्हें चने देंगे तो ये भी घोड़े बन जाएंगे, आप इनमें सक्षमता ढूंढो, देखो। ये जस्टिफिकेशन ठीक है कुछ हद तक, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। अगर घोड़े का खाना गधे को दे भी दिया जाए तो गधा कभी घोड़ा नहीं बन सकता। हमारी टीम में हमें पॉजिटिव माइंडसेट के लोगों को रिक्रूट करना होगा, पॉजिटिव माइंडसेट खुद का भी एस्टेब्लिश करना होगा। और पॉजिटिव माइंडसेट और नेगेटिव माइंडसेट का लोग बोलते हैं कि हम कभी उनको पहचान नहीं पाते। कैसे एक व्यक्ति को पहचाने कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव और नेगेटिव आदमी पहचानना बहुत आसान काम है, बहुत ही आसान काम है। 10 मिनट के अंदर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में यह झांक सकता है कि वो व्यक्ति पॉजिटिव है या नेगेटिव व्यक्ति, केवल 10 मिनट के अंदर। मैं एक सिंपल तरीका बताता हूं। शब्दों से कभी कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कभी जीवन में जज नहीं कर सकता कि वो व्यक्ति पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कई बार लोग ये बोलते हैं कि ये कैसे पता करेंगे कि इस व्यक्ति का जेन्युइन था या फेक था। एक्चुअली में सिचुएशन क्या है, नकारात्मक व्यक्ति आप पे नकारात्मक इन्फ्लुएंस छोड़ता है। जब आप नकारात्मक आदमी के साथ बैठ के खड़े होंगे तो आपको ऊर्जा का हनन दिखेगा, आपको अपने आप में लो एनर्जी दिखेगी। आप एक्साइटेड थे, हाई एनर्जी में थे, अचानक किसी से जाके मिले और आप देख रहे हैं कि आपकी एनर्जी लो हो रही है, तो इस व्यक्ति ने कुछ भी बात करी हो, कुछ भी करा हो, लेकिन इसका नजरिया नकारात्मक था, ऊर्जा तभी कम हुई है। सकारात्मक व्यक्ति से, पॉजिटिव व्यक्ति से मिलके आप ऊर्जावान, एनर्जाइज्ड महसूस करते हैं। शब्दों में हो सकता है कठोरता हो, कई टीचर होते हैं अपने स्टूडेंट से अच्छी बात नहीं कर सकते, मीठी बात नहीं कर सकते। कई माँ बाप होते हैं मीठी बात नहीं करते, लेकिन जब आप उनके बच्चों से बात करके वो हटेंगे तो उनके बच्चों में कुछ करने की ऊर्जा पाई जाती है, वो कुछ करने के लिए उत्साहित होते हैं। तो ये उनका सबसे प्राइम फैक्टर होता है। कुछ और चीजों से आप पकड़ सकते हैं बड़े आसानी से कौन व्यक्ति पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और किस तरीके का व्यक्ति टीम में रिक्रूट करना चाहिए, या अगर टीम में व्यक्ति रिक्रूट हो गया तो उसको पॉजिटिव नजरिए तक कैसे लेके जाना है। जैसे बहुत से लोग, सकारात्मक रवैया कहां से पता लगता है? नेगेटिव आदमी हमेशा प्रॉब्लम को और चैलेंज को ग्लोरीफाई करेगा, हाईलाइट करेगा विदाउट सॉल्यूशन। वो प्रॉब्लम की इतनी बात करेगा, इतनी बात करेगा, इतनी बात करेगा, सॉल्यूशन पे एक बात नहीं करेगा।
अरे सर इससे ये दिक्कत होती है, सर इससे वो दिक्कत होता है। वो पूरा फ्लो चार्ट बना देगा प्रॉब्लम से कैसे आप मरेंगे। जैसे एक फिल्म में करिश्मा कपूर थी कि हम बारिश में नहीं जाएंगे, बारिश में नहाने से ठंड लग जाती है, ठंड लग जाएगी तो निमोनिया हो जाएगा, निमोनिया हो गया तो लंग्स इन्फ्लेट हो जाएंगे, लंग्स इन्फ्लेट हो गए तो हम मर जाएंगे। सॉल्यूशन की बात नहीं कर रही है, प्रॉब्लम की बात करे जा रही है। तो जो व्यक्ति सॉल्यूशन की बात नहीं कर सकता उसके पास नेगेटिव नजरिया है। अगर आप इसको कामयाब करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन की बात करना सिखाइए। प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करे बट बिना सॉल्यूशन के हाईलाइट ना करे। ये अपनी टीम में कल्चर बनाइए और खुद में भी कल्चर बनाइए कि जहां प्रॉब्लम दिखे उस प्रॉब्लम को देखते ही, ढूंढते ही समाधान नाम के लठ से पीटना स्टार्ट कर दीजिए, उसको सॉल्यूशन नाम की लाठी से मारना स्टार्ट कर दीजिए। नेगेटिव आदमी सॉल्यूशन की बात नहीं कर सकता है और कभी कामयाब भी नहीं हो पाएगा। तो अगर हमें कामयाब होना है तो हमें प्रॉब्लम से आगे बढ़ के सॉल्यूशन की तरफ निकलना पड़ता है। दूसरा, नेगेटिव आदमी की एक और खूबी होती है कि नेगेटिव आदमी अपनी बातों के अंदर हमेशा एक चीज को शामिल रखेगा। सब जगह ऐसा होता है, सब ऐसे करते हैं, सारी दुनिया में ये होता है। नेगेटिव आदमी के शब्द कोश में कभी भी स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं होता है। वो सारी दुनिया को एक जैसा मान के डील करता है, वो स्पेसिफिक या आइसोलेट नहीं कर सकता। उसकी शब्दावली ही ये होगी, वो कोई एग्जाम्पल रियल लाइफ का दे ही नहीं पाएगा, वो इमेजिनरी एग्जाम्पल देगा कि सब जगह ऐसा होता है, सब लोग ऐसे करते हैं, सब पॉजिटिव हैं, सब नेगेटिव है, सबको सस्ता चाहिए। वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के प्रति अवेयर ही नहीं होता, वो जनरलाइज कॉन्सेप्ट को सब कुछ मान के बैठ जाता है। तो ऐसा व्यक्ति भी नकारात्मक होता है और यह आपकी ऊर्जा खींच लेगा। तीसरी एक सबसे बड़ी हाइलाइटिंग फीचर आपको बताता हूं, अगर हम लोगों को सच में लीडर बनना है तो थर्ड सबसे हाइलाइटिंग फीचर यह होता है लीडरशिप का, नेगेटिव आदमी सिंपैथी को सबसे बड़ा एसेट मानता है, पॉजिटिव आदमी कैपेबिलिटी को सबसे बड़ा एसेट मानता है। नेगेटिव आदमी आपसे खूब सारी सहानुभूति चाहता है और खूब सारी सहानुभूति आगे बांटता है। उसको जिंदगी में बेचारा शब्द और बेचारे लोग बहुत पसंद होते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव आदमी को रिसोर्सफुल लोग पसंद होते हैं, वो दूसरों की खूबियां ढूंढता है। नेगेटिव आदमी दूसरों की कमियां ढूंढता है। पॉजिटिव आदमी हमेशा एक चीज ढूंढेगा, यार इसमें ये खूबी, अगर ये बंदा ये काम कर लेना कामयाब हो जाएगा, इसमें ये बहुत अच्छा है, ये बोलता बहुत अच्छा है, इसमें एनर्जी बहुत है, इसमें ये अच्छा है। पॉजिटिव आदमी सदा बेस्ट ऑफ द बेस्ट ढूंढेगा, वो अपने लिए प्रोडक्ट भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट ढूंढेगा, अपने लिए परिवार भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट ढूंढेगा, अपने बच्चों के लिए स्कूल भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट ढूंढेगा। नेगेटिव आदमी हमेशा प्रॉब्लम ढूंढ लेगा। उसे बोला जाए कि डीपीएस सबसे अच्छा स्कूल है, हाँ स्कूल तो अच्छा है पर वहां के बच्चों में ये कमी पाई जाती है। तो बोला जाएगा इंडिया बढ़िया, हाँ इंडिया देश तो बढ़िया पर वहां लोग बड़े भूखे हैं। नहीं, अमेरिका देश बहुत बढ़िया, हाँ अमेरिका का देश तो बहुत बढ़िया लेकिन वहां बच्चे अपने माँ बाप को नहीं पूछते। इस व्यक्ति को दुनिया की हर चीज की कमी मालूम है, ये हर भगवान पे भी रिसर्च करके बैठा और उसकी भी कमियां लिए बैठा है। और इस व्यक्ति से पूछिए कि जीवन में आपने चेंज के नाम पे कुछ किया है, तो ये कहेगा चेंज तो मैंने कभी खुद के अंदर नहीं किया, मैं बचपन से कमियां देखता हूं और मैं मरते दम तक कमियां देखूंगा। और अगर मुझे गलत चिता पे जलाया गया और मेरे को 2 मिनट सांस आई तो मैं वापसी उठ के ये भी बताऊंगा कि तुमने लकड़ियां गलत ढंग से लगाई थी, मैं ढंग से जल नहीं पाया। ये व्यक्ति उस हद तक कमियां ढूंढता है, मुझे तो लगता है कई बार ये लोग यमराज के साथ नरक में जाएंगे तो ये उस तेल में भी कमियां निकाल देंगे जिनमें इनके पकोड़े बनने हैं, कि मेरे पकोड़े इतने गर्म तेल में नहीं बनेंगे, मेरे लिए कम से कम सरसों का तेल ले आओ। इन लोगों का नजरिया ही एक है कि ये सिर्फ नेगेटिविटी पे फोकस करेंगे, पॉजिटिविटी पे फोकस नहीं करते। अगर हमारे को बढ़िया लीडर बनना है तो हमें अपना एटीट्यूड एक ताइक्वांडो या जूडो टीचर की तरह बनाना पड़ेगा। उन लोगों को कभी भी अपने स्टूडेंट के अंदर कमियां नजर नहीं आती। अगर एक हाथ और एक पैर भी कम है तो वो उसी के अकॉर्डिंगली अपने स्टूडेंट का करियर डिजाइन करते हैं कि इनका एक हाथ कम है, इनका एक पैर कम है, तो ये चीज इनकी ताकत कैसे बन सकती है। और वो अपने स्टूडेंट को लगातार एक बात समझाते हैं कि बेटा तेरा एक हाथ कम है,
तो ये बहुत अच्छी चीज है। तू इस हाथ को कम होने को इस प्रकार से अपनी ताकत बना के इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि दुनिया में सफलता कमजोरियों को दूर करने से नहीं पाई जाती, अपनी क्षमताओं के विकसित करने से पाई जाती है। अगर कोई व्यक्ति एक बहुत अच्छा डांसर है तो वो कभी भी सफलता अपने बेसुरेपन को दूर करके नहीं पा सकता, वो कभी अपने मैथमेटिक्स के कमजोरी को दूर करके नहीं पा सकता, अपनी साइंस की कमी को दूर करके नहीं पा सकता। लेकिन हाँ, ऐसा व्यक्ति जिसको केवल डांस आता है, वो डांस में अपने आप में अपग्रेडेशन करके सुधार ला के वो दुनिया के बेस्ट मुकाम को छू के माइकल जैक्सन भी बन सकता है। अगर किसी व्यक्ति को जनरल नॉलेज में यह नहीं पता कि भारत के प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसको गाना गाना अच्छा आता है तो बेहतरीन सुर लगा के मोहम्मद रफी बन सकता है। अगर किसी व्यक्ति से चौथी क्लास पास नहीं हो रही, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो अपनी बैटिंग कैपेबिलिटी को बढ़ा के सचिन तेंदुलकर बन सकता है। तो अपनी क्षमताओं का विकास करके सफलता अर्जित करी जाती है, अपनी कमियों को दूर करके हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए किसी की कमी हाईलाइट करके अगर आप उसे बता भी देंगे तो अपनी कमी दूर करके कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अपनी क्षमताओं को पॉजिटिव एटीट्यूड से डेवलप करके कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में मिरेकल कर सकता है, चमत्कार कर सकता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये 4 चैप्टर थे, बिजनेस की सही परिभाषा, यूनिवर्सल वाई लेके लोगों से बात करिए तो आपके कन्वर्जन ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, जल्दी कन्वर्जन आएंगे। और जो कोई इस चीज में शर्म मानता है कि मैं किसी आदमी को उसकी जिंदगी में सिक्योरिटी का महत्व कैसे समझाऊं, बच्चों के करियर के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत है ये बात कैसे समझाऊं, तो आप मानवता को सही दिशा में एजुकेट करने के इस बेहतरीन मौके के परमात्मा को छोड़ सकते हैं। उन्हें मेरे साथ जूम पे एसोसिएट कर दीजिए। मैं इस महीने की 8-10 तारीख के बाद रेगुलरली फ्रेशर्स के साथ इंटरेक्ट करना चाहूंगा। मैं पूरी दुनिया को इस दिशा में बात करने के लिए चाहे 100 गालियां खा के करूं, मैं बहुत उत्साहित हूं कि मैं मिडिल क्लास लोगों से, क्षमतावान लोगों से, जो भी मेरे समाज में हिंदुस्तान के कोने कोने में पॉजिटिव लोग बैठे, नेगेटिव लोग मुझे क्या करेंगे मुझे कोई परवाह ही नहीं है, मुझे उनसे कोई वास्ता ही नहीं है। वो मुझे गाली मारे, बोले, पत्थर मारे, कुछ बोल दे, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो बेचारे कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन मुझे उनसे मतलब है जो कुछ कर सकते हैं। अगर मैं हिंदुस्तान के 1 करोड़ लोगों की भी गालियां खा के 10 लाख लोगों को भी अगर सही दिशा दे पाऊं तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा, क्योंकि लोग अपने परिवार के लिए सही दिशा नहीं ढूंढ पाते, लेकिन मैं 10 लाख लोगों को अगर दिशा देने का माध्यम बन जाऊं तो मैं शायद, मेरे ख्याल से अगले 70 जन्म भी परमात्मा मेरे को माफ कर देगा, अगर मैं पापी भी बन के पैदा होता हुआ तो जिन लोगों को ये स्वर्णिम अवसर नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से खोना है कि वो लोग कहें कि मैं सिक्योरिटी पे बात कैसे करूं अपने परिवारजनों से, मैं उन्हें कैसे समझाऊंगा, फोन पे भी कैसे समझाऊंगा, तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसे महत्वपूर्ण चैलेंजेस को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं गालियां लेने के लिए भी तैयार हूं, मैं तालियां लेने के लिए भी तैयार हूं, और मैं इस दिशा को, इस बिजनेस को जो व्यवसाय और पैसे से बढ़ के है, जो इस दुनिया में दोबारा ग्रीनरी को स्थापित कर सकता है, आने वाली जनरेशन्स को दोबारा जीवन दे सकता है, केमिकल्स नाम के जहर को दुनिया से खत्म कर सकता है, मैं इस मिशन को स्वतंत्र तौर पे भी आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूं। और इसके लिए सरसव देने, अब शब्द ही नहीं आ रहा मेरे को, कंप्लीट 100% देने को भी रेडी हूं। और उसके लिए तालियां गालियां कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि जिस उद्देश्य से दारिजनाइन चल रही है उसमें अगर कुछ लोग उल्टा सीधा बोलेंगे भी तो मुझे उनसे कोई ऐतराज नहीं है। मुझे फर्क इस चीज से पड़ता है, मैं मोटिवेशन और डिमोटिवेशन इस चीज से महसूस करता हूं कि मैं केमिकल फ्री मिशन को, प्लास्टिक फ्री मिशन को या बाकी चीजों के एजुकेशन को आगे लेके जा पाऊंगा या नहीं लेके जा पाऊंगा। लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कम से कम परमात्मा ने मुझे आज इस लायक तो बना दिया कि मैं कुछ लोगों के जिक्र में हूं तो कुछ लोगों के फिक्र में भी हूं। दुनिया तो ना जिक्र में होती है ना फिक्र में होती है, गुमनामी में होती है। तो मैं कम से कम या तो जिक्र में हूं या फिक्र में हूं या तालियों में हूं या गालियों में हूं, परमात्मा का बंदा हूं, कहीं तो हूं। कुछ लोग तो कहीं भी नहीं हो पाते। तो इसलिए उन लोगों के लिए मैं रेडी हूं,
आप लोगों अगर यूनिवर्सल वाई पे बात करेंगे तो समाज को दिशा दे पाएंगे, और सभी लोग यहाँ पे सक्षम लोग बैठे हैं। अगर हम सही में दिल से इस चीज को स्वीकार लें और समझे तो हर व्यक्ति को हम दिशा दे सकते हैं। अगर लोग ये जानना चाहेंगे, लोग नकारने दीजिए, लोग वैसे भी इस सब चीजों को कहां स्वीकार कर पाते हैं। एक गधा घी के महत्व को कभी स्वीकार नहीं कर सकता, एक लंगूर शिलाजीत का स्वाद जानता है लेकिन अदरक का नहीं जानता, ऐसा बोला जाता है। तो सब लोगों से ये उम्मीद करना कि वो हमारे को समझ पाएंगे, वो गलत है। लेकिन यूनिवर्सल वाई पे हमें बात करनी चाहिए। मेरे समाज को, मेरे परिवार को, मेरे दोस्तों को सिक्योरिटी के महत्व की जरूरत है, उनके बच्चों के लिए उन्हें मनी की जानने की महत्व है। हमें ईगो नहीं रखनी चाहिए, हमें हमारे पास जो है कम से कम वो उन्हें ईमानदारी से समझाना चाहिए। लास्ट चीज, मंडे हम एक सेशन लेंगे जिसमें हम लोग ये डिफाइन करेंगे कि मनी ऑन प्रमोशन एंड मनी ऑन सेल्स के बीच में डिफरेंस क्या है। सेलिब्रिटी मॉडल में और नेटवर्क मॉडल में बीच का डिफरेंस क्या है। बहुत से लोग ये नहीं समझ पा रहे कि कौन सी कंपनी उनका करियर बना सकती है, कौन सी नहीं बना सकती। उसको तार्किक आधार पे मंडे को जानेंगे कि एग्जैक्टली कहां से समझ आता है कि कोई कंपनी करियर दे पाएगी, मेरा करियर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो व्हाट इज मनी ऑन प्रमोशन एंड व्हाट इज मनी ऑन सेल्स, और इन दोनों में से क्या चीज है, क्या अंतर है, इसको हम मंडे को समझेंगे। अब लास्ट की 2-3 चीजों की अनाउंसमेंट है। इस महीने बहुत से लोगों ने बहुत शानदार बिजनेस किया, डिजिटली अपने आप को डेवलप किया, और जैसे मैंने कहा था, बड़ा चैलेंज बड़ी सफलताएं लेके आता है। डॉक्टर आशीष ने कहा कि इस महीने प्रमोशंस आते रहेंगे, वो तो आते ही रहेंगे, वो तो हम करते ही रहेंगे, लेकिन कुछ जो है वो मैं अनाउंस अभी से कर देता हूं। तो आज 2-3 अनाउंसमेंट्स हैं। फर्स्ट अनाउंसमेंट, 1 से 12 तारीख तक हमारा कंसिस्टेंसी बोनस चल रहा है, और हमारे यहाँ जब एक स्कीम चलती है तो दूसरी स्कीम नहीं चलती, लेकिन इस टाइम पे इम्यूनिटी की डिमांड हाई थी और बहुत से लोग प्रोडक्ट लेना भी चाह रहे थे, तो वो अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए जो प्रोडक्ट लेंगे वो लेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कल सुबह से लेके 12 तारीख तक, 2 से 12 तारीख के बीच में 2000 रुपए की अगर कोई भी खरीदारी करता है तो उसे 2000 रुपए का जो K9 प्रोडक्ट एसेंशियल्स के फॉर बच्चों के लिए, बच्चों की इम्यूनिटी के लिए, क्योंकि कहीं हम अपने पैसे के अभाव में बच्चों को ना नकार दें, इसलिए अगले 10 दिन तक कंसिस्टेंसी बोनस और 2+1 की फ्री स्कीम के ऊपर भी कंपनी इज गिविंग एन ऑफर फॉर नेक्स्ट 11 डेज, 2 तारीख से 12 तारीख तक 199 रुपीज में आपको असेंशियल्स के अपने बच्चों के लिए मिल जाएगा। तो जो लोग भी अगले 10 दिन में 2000 रुपए का प्रोडक्ट लेते हैं सिंगल इनवॉइस, वो मात्र 199 में एसेंशियल्स के उन लोगों को कंपनी बिल कर देगी। तो ये पहली बार है कि ऑफर पे ऑफर है, और ये 2+1 के ऊपर भी ऑफर है जस्ट फॉर नेक्स्ट 11 डेज। सेकेंडरी थिंग, ये वो समय है जब टीमें अपनी मेहनत करेंगी, और हम चाहते हैं कि घर पे बैठ के लोग फोकस करें। डिजिटली बहुत से लोगों का अच्छा है, कई लोगों ने इस महीने अपने पे आउट को डबल भी किया, ये बड़ा देख के खुशी हुई कि उन्होंने बिजनेस डबल किया। और ऐसे वो लोग जो इस समय पे अपने बिजनेस को डबल करने के लिए फोकस्ड हैं, उनके फोकस को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए इस कोविड टाइम में हम अपना एक और सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं। इससे पहले शायद किसी प्लेटफॉर्म पे इतनी बड़ी सपोर्ट मैं मानता हूं नहीं आई होगी, लेकिन छोटे छोटे ऑफर्स बहुत चलेंगे। ये बड़ी मानसिकता बड़े लीडरों के लिए एक बड़ा ऑफर है। जिन भी लोगों का अप्रैल का चेक जो भी आया है, आज डिस्प्ले हो जाएगा वरना कल सुबह डिस्प्ले हो जाएगा, जो भी व्यक्ति इन मंथ ऑफ में अप्रैल के मुकाबले, अपने बेस्ट के मुकाबले नहीं, अप्रैल के मुकाबले अपने बिजनेस को डबल करता है, अपने चेक को डबल करता है, तो जितना भी चेक उसका एक्स्ट्रा आया, मान लीजिए पिछले महीने किसी का चेक 50,000 था और वो इस महीने अपना चेक 1,00,000 रुपए कर लेता है, तो 50,000 रुपए यानी कि जो भी उसकी बढ़ोतरी है उतना ही कंपनी की तरफ से मिलेगा। तो यानी अब की बार अगर कोई पे आउट अपना डबल करेगा तो वो डबल नहीं करेगा, वो अपना पे आउट इस महीने ट्रिपल कर लेगा। तो जितना भी पे आउट आपका बढ़ता है उतना ही पे आउट कंपनी के एंड पे आपको मिलेगा।
और जो भी लोग इस महीने इस असंभव कार्य को या जटिल कार्य को संभव करते हैं तो उतना ही पे आउट इस बार उन्हें कंपनी के एंड से भी डिस्पैच किया जाएगा। तो 50,000 तक भी जो लोग कमा रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाले लोगों को तो अच्छी इनकम आ ही जाती है और नीचे वालों को बनेगा तो ऊपर वालों का चेक यकीनन ऑटो मोड में डबल हो जाएगा। लेकिन 50,000 तक इस महीने का जिस भी व्यक्ति का चेक था 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, अगर वो व्यक्ति इस महीने कर लेगा तो अगर उसने अपना पे आउट डबल किया तो उसका पे आउट ट्रिपल इस बार दानिश9 कर देगी। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा। यानी अगर किसी का 10,000 पे आउट है, इस महीने वो 20,000 कर ले तो उसकी एक्चुअली अर्निंग 20,000 ना होके 30,000 होगी। नेक्स्ट थिंग, इसमें हमने कंसिस्टेंसी पे भी ऑफर दिया। थर्ड थिंग, इस आपके बिजनेस को डबल ट्रिपल करने के लिए भी इस महीने आपको बड़े सारे सपोर्ट सिस्टम और भी मिलने जा रहे हैं। जैसे इस वीक लगभग आपका विश क्लीन रेंज जो है वो हम लॉन्च करने वाले हैं। तो आपका क्लीनिंग रेंज का जो प्रोडक्ट टाइम पे था, थोड़ा सा लॉकडाउन का प्रोसेस हो गया, इधर उधर थोड़ा हो गया, तो वो प्रोडक्ट आपका 1 हफ्ते के अंदर बिलिंग के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो उस रेंज के आते ही जो आपका बिजनेस बढ़ेगा वो भी आपकी डबल ग्रोथ में एक बड़ा सहायक होगा। और लास्ट चीज, जिस प्रोडक्ट रेंज का बहुत से लोग बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, फर्स्ट पीस आ चुके हैं, 10 तारीख तक हम बिल कर देंगे। तो कमल सिंह बिष्ट जी ने कहा सर सेजेस एंड सीज का वेट है, तो ये सेजेस एंड सीज की सर फर्स्ट लुक आपके सामने है। प्रोडक्ट आई थिंक ये आपके प्रोडक्ट सारे के सारे सेजेस एंड सीज के आने स्टार्ट हो गए हैं। अब ये बैकग्राउंड थोड़ा थोड़ा पंगा करती रहेगी। वो भी इसी महीने आ जाएंगे तेजस वाला जी। तो सेजेस एंड सीज के सभी प्रोडक्ट आने स्टार्ट हो गए हैं ऑलरेडी। ये 10 तारीख से आपकी बिलिंग होना भी स्टार्ट हो जाएगी। और सैंपलिंग में इन प्रोडक्ट्स के जो रिजल्ट्स रहे हैं वो मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट अकेला आपके बिजनेस को डबल ट्रिपल कर सकता है। सेजेस एंड सीज की लगभग सारी रेंज अवेलेबल है इस टाइम पे और बहुत सुंदर इसकी पैकेजिंग आई। अगर आप लोग देखना चाहें तो फॉइलिंग वगैरह का काम सारा का सारा, बैकग्राउंड का थोड़ा सा लोचा है। तो ये सारा प्रोडक्ट 10 तारीख से बिलिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा, ये सब काम स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस महीने आप अपने बिजनेस को डबल करने की सोचिए, पे आउट ट्रिपल कंपनी कर रही है, प्लस इस टाइम आपको नए प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ट्रेनिंग्स का सपोर्ट मिलेगा। प्राइस कितना होगा सर? प्राइस तो पहले से ही डिसाइडेड है, 150 से 300 के बीच में ज्यादातर प्रोडक्ट है, 100 से 300 के बीच में, मतलब इससे ज्यादा की रेंज का कोई प्रोडक्ट नहीं है। बहुत इकोनॉमिकल रेंज का प्रोडक्ट है और दूसरे किसी भी प्रोडक्ट के मुकाबले डबल यूज का प्रोडक्ट है। यानी वो अगर 7 दिन चलते हैं तो लगभग हमारा प्रोडक्ट 20 दिन चलेगा और रिजल्ट्स माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स रहेंगे। मतलब लोग 5 से 7 दिन के अंदर आपको बता देंगे कि प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है। तो आप लोगों के लिए पहला सेशन था, फर्स्ट डे था। उम्मीद करता हूं बड़ा टारगेट करिएगा और जो भी लोग इस महीने आगे जा रहे हैं उनके साथ दानिश9 आगे बढ़ रही है। अब हम लोग मिलेंगे मंडे को। जिसका भी फर्स्ट चेक बना है या कोई भी चेक बना है सर, अप्रैल में चेक अगर बना है तो ये ऑफर सभी के लिए है। K9 या 360 एसेंशियल 360K है सर ऑफर में। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं मंडे को शाम 4 बजे और फिर बेहतरीन लीडर्स के लिए करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आप सब लोग जो आए हैं, थैंक यू वेरी मच।